हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड और कक्षा 12वीं यानी 12th क्लास का संस्कृत का पेपर आज मैं सॉल्व कर रही हूँ। आप ध्यान से देखें कि किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। व्याकरण पोर्शन मैं बता रही हूँ। यहाँ पर पहला प्रश्न मैंने लिया है, तो पहला प्रश्न मैंने व्याकरण पोर्शन से ही लिया है। ये प्रश्न 13वां है, जिसमें प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना होता है। तो यहाँ पे किम सर्वनाम का मेन रोल होता है। किम सर्वनाम को आपने ध्यान से देखना है। इसके एक मैंने वीडियो भी पीछे बनाई है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि किम सर्वनाम को तीनों लिंगों में याद करना होता है। नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तीनों में याद करना होता है इसको, क्योंकि तीनों का ही इसमें कार्य है। तो ये जो अंडरलाइन जहाँ किया हुआ है, इसको हमने देखना है कि ये कौन सी विभक्ति और कौन से वचन का है और उससे भी पहले कौन से लिंग का है। ये तीनों चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। तो केयू राणी लिखा हुआ है। केयू राणी, आणी का मतलब है कि ये नपुंसक लिंग के जो रूप होते हैं वो किम के कानी, किम के कानी, इस तरह से चलते हैं। इसलिए ये आणी चला हुआ कानी जो है वो नपुंसक लिंग का बहुवचन होता है। तो यानी कि यहाँ पे किम सर्वनाम अगर हमने लगाया तो नपुंसक लिंग का बहुवचन आ जाएगा कानी। अब यहाँ पे शूरम लिखा हुआ है, तो शूरम जो है यानी कि ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में कम होता है पुल्लिंग में। तो क्योंकि ये पुल्लिंग रूप है इसलिए यहाँ पे हमने कम लगा दिया। द्वितीय विभक्ति एक वचन और साथ में पुल्लिंग का रूप ये लगा दिया। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खंड 6 से आया है, लघुतरात्मक प्रश्न। ये इसमें यहाँ पर विभक्तियों का ध्यान रखना होता है। विभक्तियों को हमने किन किन तरीकों से, यानी कि यहाँ पर कुछ नियम हैं कि विभक्ति सिर्फ चिन्हों के कारण नहीं देखनी है, साथ में कुछ और भी बातें होती हैं जिनका, जैसे यहाँ सह लगा है, जहाँ भी सह उपसर्ग लगा होता है, जहाँ सह अव्यय आया होता है, वहाँ पर हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है ना। तो तृतीय विभक्ति लगती है इसलिए ये राधया आ जाएगा। जहाँ पे नम धातु लगी होती है वहाँ पे हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए देवाय आ जाएगा। बधिर यानी कि जब अंग भंग होता है जहाँ पर, वहाँ पर हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पे कर्णेन आ जाएगा। और जहाँ उभयतः, अभितः और सर्वत्र इस तरह के जो अव्यय लगे होते हैं वहाँ पर हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पर विद्यालयम आ जाएगा। तो इन नियमों को अगर आप एक बार याद कर लें, याद करने के साथ साथ इसको अभ्यास के साथ याद करें। जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं ना, तो अभ्यास के साथ में बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे कि हमने एक बार साइकिल चलानी सीख ली तो कभी नहीं भूलते, पूरी जिंदगी नहीं भूलते। बिल्कुल वही सिस्टम ये है कि अगर हम अभ्यास के साथ इन चीज़ों को जैसे जोड़ लें तो हम कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए रटने के बजाय इसका अभ्यास करो, लिख लिख कर। जितने भी सह वाले हैं तो इनके 8-10 उदाहरण लो और ये एक बार नहीं, हर रोज इनका कुछ ना कुछ रिवीजन करते रहो ताकि ये हमारे खून में रच बस जाए। तो ये चीज़ें फिर कभी नहीं भूलती। तो इस तरह से सह जहाँ पर आया वहाँ राधया आ गया। नमः लिखा है तो नम धातु जहाँ भी होती है वहाँ देवाय, जैसे कृष्णाय नमः है ना, ओम नमः शिवाय, शिवाय आता है ना, और क्या है गणेशाय नमः। तो जहाँ भी नम आता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि नमः में एक वचन है इसलिए यहाँ पर भी देवाय में भी एक वचन आ जाएगा, देवाय। अब यहाँ बधिर आया, बधिर यानी बहरा है, तो वह बहरा तो कान से ही होगा ना, तो कर्णेन, तो वह कर्णेन कान से बहरा है इसलिए कर्णेन आ गया, ये आ जाएगा। उसके बाद अब उभयता यानी दोनों तरफ वृक्ष हैं, तो विद्यालय, विद्यालय यहाँ पे द्वितीय विभक्ति आती है, हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद जो व्याकरण पोर्शन है मैं वो सॉल्व करवा रही हूँ, आप भी अपना देख लें, मैच कर लें है। अब ये बात ध्यान से देखें
क्योंकि यहाँ पहला है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड जा में आता है ये वाला प्रश्न। तो और प्रश्न नंबर 15 में यहाँ पे सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं और इसका उत्तर कैसे देखना है, व्याकरण का ध्यान रखते हुए हमने इसका उत्तर देना है। जो दिए हुए ऑप्शन है विकल्पों में से शुद्ध उत्तर यानी सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे माता च पिता च अत्र समस्त पदम किम, यानी माता और पिता इसमें से समस्त पद कौन सा है, यानी कि च लगा हुआ है यानी माता और पिता है। और संस्कृत में और यानी कि द्विवचन, दो जनों की बात हो रही है तो द्विवचन की बात हो रही है, और द्विवचन में पिता लास्ट में पिता लगा हुआ है तो यानी कि ये पुल्लिंग है और इसमें पितरऊ आ जाएगा, माता पितरऊ, ये इसका शुद्ध रूप है। इसका जो समस्त पद होगा माता पितरऊ होगा। उसके बाद देखो सेकंड है महात्मा अत्र समास अस्ति, महात्मा शब्द में यहाँ पे कौन सा समास है, अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो महान है जो आत्मा है ना, जो लगा हुआ है, जो उसमें लगता है ना, इसमें कर्मधारय होता है, तो महान है जो आत्मा, यहाँ इसका ऑप्शन होगा ये कर्मधारा, इसका सही उत्तर है। उसके बाद देखो राम सेवक अत्र विग्रह अस्ति, राम सेवक शब्द है इसका विग्रह क्या होगा, राम सेवक का मतलब है कि राम का सेवक, का चिन्ह लगा हुआ, इसका मतलब षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति जब लगती है तो, और पुल्लिंग में पुल्लिंग शब्द है राम, राम का सेवक यानी रामस्य सेवकः, तो ख ऑप्शन इसका सही होगा, रामस्य सेवकः हो जाएगा। और उसके बाद है स्वागतम अत्र संधि विच्छेदः अस्ति, स्वागत शब्द में संधि विच्छेद करनी है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद रूप इसमें से कौन सा होगा, यहाँ पे स्वा लिखा हुआ है, स्वा का मतलब है कि व आया है, व से पहले आधा अक्षर आया है, आधा अक्षर व या य से पहले जब आधा अक्षर होता है तब वहां यण संधि होती है, कौन सी यण संधि होती है। इस बात का आप ध्यान रखें कि जहां आधा अक्षर है, आधा अक्षर यानी व और य से पहले जब कोई आधा व्यंजन होता है तो वहां पर यण संधि होती है, क्योंकि ई से य बनता है, ई से य बनता है और ऊ से व बनता है, तो यहाँ पे स्वा लिखा है, स्वा का मतलब यहाँ पर सु है, सु और आ बना है, सु यहाँ पे, और प्लस में जैसे ई है तो ई का य बन जाता है, लेकिन ई के बाद जो दूसरा पद उत्तर पद होता है उसमें कोई और भिन्न स्वर होना चाहिए, है ना। ई के बाद अगर आ आया है तो य बन गया, अगर ऊ आया है तो यू बन गया, इस तरह से बनता है। यहाँ पे ऊ है ना, तो ऊ है, ऊ का मतलब है कि पहले पद में ऊ आया है, उसके बाद आ, बड़ा आ लिखा है तो आ बना, तो जो भी स्वर होता है वो फिर मात्रा बनकर इसके साथ लग जाता है, इसलिए सु आ गतम ये शब्द होना चाहिए। अब इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, सु आगतम, ये ख ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए सु पर खा पर हमने टिक लगा दिया। ये जो आपने यहाँ पे ये बच्चे ने लगाया हुआ है ये गलत है, क्योंकि सु आगतम है, सु ऊ से व बना और आ की जो आ है ये मात्रा बन के साथ लग गया तो स्वागतम हो गया। उसके बाद लगा है स अपि अत्र संधि पदम किम, स अपि मतलब वह भी, यहाँ पर इसको जब संधि करते हैं, जो विसर्ग संधि के कुछ नियम होते हैं, इसके भेद नहीं होते, इसके नियम होते हैं। तो विसर्ग जहाँ पर होता है उसके बाद अगर कोई स्वर आता है तो विसर्ग को ओ हो जाता है, तो सो ओ बन जाता है, और जो ये अ है इसका ये वाला साइन बन जाता है, ये वाला सो अपि, तो इसका मतलब का ऑप्शन हमारा सही है, सो अपि ये इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है पठन अत्र कह प्रत्यय, पठन न लगा हुआ है तो इसमें यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे षाणज प्रत्यय सही दिया हुआ है इस बच्चे ने। उसके बाद है कटुतल अस्य योगेन रूपम भवति, कटुतल इसको जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा, कटुतल में अगर जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा, तो कटुतल, तल जो प्रत्यय है, जब संस्कृत में तल प्रत्यय लगता है तो उसका ता बन जाता है, क्या बन जाता है, ता, तो इसलिए कटुता ये ऑप्शन सही है, का ऑप्शन में ता लग गया, कटुता हो गया। अब जैसे आपने ये लगाया हुआ ये गलत है, तल प्रत्यय का ता बन जाता है। आगे देखो
मेघमाला अत्र समासः अस्ति। मेघमाला यहाँ पे समास कौन सा है, समास बताना है। मेघमाला को अगर हम विग्रह करेंगे तो मेघों की माला है ना, मेघों की माला होती है ना, खूब सारे बादल होते हैं, उनका माला सी बनी होती, यानी कि एक लड़ी सी बनी हुई है, एक के साथ एक। तो मेघों की माला, तो मेघों यानी कि बहुवचन है, और का लगा है यानी कि षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लगेगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। की लगा है तो यानी कि कारक चिन्ह लगे हैं, तो मेघस्य मेघा नाम होगा। यहाँ पे मेघा नाम माला अगर हम इसको विग्रह करते हैं तो क्योंकि का लगा हुआ है इसलिए तत्पुरुष समास यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। अ और ए मिलता है, अ के बाद अगर ए आए तो ए जो है वो वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो ए जब सिंगल लगता है तो ए की मात्रा लगती है ना। जब अ के बाद ए आता है तो डबल मात्रा यानी मात्रा की वृद्धि हो जाती है, तो यानी कि यहाँ पर वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि होने के कारण हम कहेंगे कि अत्र ए में वृद्धि संधि है, इसका मतलब अत्रैव हो जाएगा। यहाँ पे तो ए की मात्रा लगी हुई है नहीं, अत्रैव। ग ऑप्शन बिल्कुल सही है, अत्रैव, क्योंकि यहाँ पे मात्रा की वृद्धि हो जाती है इस तरह से, तो डबल मात्रा लग जाएगी, अत्रैव। ये ऑप्शन सही है, क गलत है। अब आगे देखते हैं, दिया हुआ है वि हा और ल्यप। ल्यप प्रत्यय लगाकर शब्द क्या बनेगा, इसके संयोग से क्या रूप बनेगा ये देखना है। जब ल्यप प्रत्यय लगता है तो ल और प दोनों का लोप हो जाता है और सिर्फ य बचता है ना। तो जब य बचता है तो अब यहाँ पे देख ले क्या शब्द बना, विहा और य, विहाय, यह शब्द बन रहा है विहाय। विहाय शब्द सही है क्योंकि य ल्यप का य बन गया। उसके बाद फलेषु अत्र का विभक्ति। फलेषु में कौन सी विभक्ति है, तो फलेषु जो है वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, शु लगता है, एशु लगता है लास्ट में, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में लगता है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका मतलब सप्तमी विभक्ति हमारा सही ऑप्शन है। उसके बाद देखो सहयोगे का विभक्ति प्रयुज्यते। सह जब लगता है, सह जोड़ने से कौन सी विभक्ति लगती है, जब सह लगती है तो तृतीय विभक्ति लग जाती है। तृतीय विभक्ति जहां भी सह लगता है तो जैसे करण कारक होता है उसमें ये तृतीय विभक्ति बिल्कुल सही दिया हुआ है। सह जब लग जाता है तो जैसे रामेण सह, राम के साथ सीता भी वन में गई, तो रामेण सह, राम के साथ, रामेण में तृतीय विभक्ति लगी है तो रामेण सह सीता, तो इस तरह से आ जाएगा। सह जहां लगता है वहां तृतीय विभक्ति आ जाती है। तो ये हो गया, इस तरह से हमारे ऑप्शन एक पेपर हमने सॉल्व कर लिया। खंड चा का 13वां प्रश्न है ये, रेखांकित आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये एक एक अंक के 2 प्रश्न होते हैं, यानी कि 2 अंक का प्रश्न है। अब ये इसमें दिया हुआ है मंत्रिणाम। मंत्रिणाम अगर दिया है तो बहुवचन का शब्द लेना है। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति, ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग रूप है, और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में केशाम आ गया, तो हम भी यहाँ पर केशाम लिख देंगे इस तरह से। जल मध्य सप्तमी विभक्ति और साथ में एक वचन है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कस्मिन आ जाएगा, कस्मिन है ना। तो क्योंकि एक वचन का है इसलिए कस्मिन शब्द लगा दिया। कुत्र भी लगा सकते हैं, कुत्र एक अव्यय है, अव्यय अगर कुत्र लगा देंगे, कुत्र मतलब कहाँ, तो आपको ना तो विभक्तियों का ध्यान रखना जरूरी है, ना ही एक वचन द्विवचन की जरूरत है, ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग, सिर्फ कुत्र लगा देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। अगर आपको रूप याद है और अच्छे से पता है कि स्त्रीलिंग में ये है और पुल्लिंग में कस्मिन होता है, तो आप कस्मिन चुपचाप लगा देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो सप्तमी विभक्ति में जब कुत्र वहां लगता है जहां स्थान की बात आई, जहां तिथि की बात आती है वहां पर आप कदा भी लगा सकते हैं। कदा कब, जब तिथि की बात आती है तो कदा ये अव्यय लगा देंगे। इस तरह से प्रश्न निर्माण में बदल दिया। अब आगे देखो, खंड 6 आ रहा है। खंड 6 में मंजुषागतम पदम आधृत्य वाक्यम, यानी कि जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं इनमें से हमने शब्द छांटकर इसमें लगाने हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि
ये जो साथ में कुछ नियम जो होते हैं ना, उनको ध्यान में रखना होता है। कुछ उपसर्ग होते हैं या कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जिनको ध्यान रखना। अगर वो लगा है तो कौन सी विभक्ति आएगी। अभी हमने पीछे अभी पढ़ा था ना, उभयता आया था, तो विद्यालय के उभयता मतलब दोनों तरफ, और यहाँ पे परिता मैंने चारों तरफ। इस तरह के जब शब्द आ जाते हैं तब उससे पहले द्वितीय विभक्ति एकवचन आता है। तो यहाँ पर भी ग्रामम आ रहा है और ग्रामात आ रहा है। तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है, तो गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो इसलिए ग्रामम इसका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सह आया, जहाँ पे सह अव्यय लगा होता है वहां पर तृतीय विभक्ति आती है, अभी पहले भी बताया है। तो यहाँ पर इसमें दोनों, ये तो षष्ठी विभक्ति है, ये मया जो है ये तृतीय विभक्ति एकवचन है, तो इसलिए मया यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखो काणा, काणा जो है वो अंग विकार की बात आ रही है। अभी बताया था कि अंग विकार जहाँ होता है वहाँ तृतीय विभक्ति आती है। तो काणा जो है वो एक आंख से काणा हुआ है ना, अगर दोनों आंखों से होता तो काणा नहीं अंधा आता। तो यहाँ पे काणा लिखा है, इसका मतलब एक आंख की बात हो रही है और तृतीय विभक्ति आएगी, तो इसलिए नेत्रेण आएगा, क्योंकि एक आंख से काणा है और तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होता है नेत्रेण। अब यहाँ पे नमः बताया था, नम जो है, नम धातु जहाँ होता है वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए हमने फट से पहचान लिया कि शिवाय जो है ये चतुर्थी विभक्ति है। तो नमः शिवाय या शिवाय नमः, नम धातु के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। ये सीख लो, ये हमेशा के लिए याद कर लो। जहां पर भी नम धातु आए फौरन से चतुर्थी विभक्ति लगा दो, जहां भी सह आए फौरन से तृतीय विभक्ति लगा दो, जहां भी परितः उभयता सर्वत्र इस तरह के अव्यय आए वहां पर द्वितीय विभक्ति लगा दो। बस इस तरह से ये सारी चीजें ठीक हो जाती है, याद हो जाती है। यहाँ पे भी बहुविकल्पीय प्रश्न है खंड ज में, तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। यानी कि स्वोदर ये शब्द दिया हुआ है, स्फूर्तितम, तो इसमें कौन सा विच्छेद सही है जो ऑप्शन है। तो स्व का मतलब ओ जहां लगा होता है, ओ या ए जो है वो गुण संधि के रूप होते हैं। गुण संधि में ए बनता है या फिर ओ बनता है ना। अ और ई, जो ए है वो अ और ई से ए बनता है, और अ प्लस उ से ओ बनता है। ये तो हमें पता है कि गुण संधि है। गुण संधि में यहाँ पे स्व लिखा, स्व दर, जब इसको बोलते हैं तो बोलने से ही पता चल रहा है स्व और उदर आ रहा है। स्व दर, स्व प्लस उदर आ रहा है, तो स्व प्लस उदर आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये रूप बनेगा स्व प्लस उदर। तो उदर है तो स्व में अ आया हुआ है और इधर उ आया हुआ है, अ और उ मिलकर ओ बन जाता है, तो ये रूप आया हुआ है। तो अब ये देख लेते हैं कि कहाँ है। स्व उदर पूर्तितम, स्व अ और उ मिलकर ओ बना तो स्वोदर पूर्तितम हो गया। ये वाला रूप हमारा बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, तत्र एव अस्य, तत्र एव जहां अ और ए मिलता है वहां पर वृद्धि संधि हो जाती है। अभी भी पीछे पढ़ा था कि अ के साथ अगर ए आए तो ये वृद्धि, ए की मात्रा की वृद्धि हो जाती है। और साथ में ये अस्य को दो संधियां दी हुई है, यहाँ पर वृद्धि संधि आ रही है और यहाँ पर अ और अ मिलकर दीर्घ हो रहा है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि भी है। तो शब्द हमारा बनेगा तत्र, ये ए में है तो ये बड़ी ए इसमें लगी तत्र, और व में आ मिला तो बड़ा आ बना तत्र वा बन गया क्योंकि दीर्घ संधि हो गई, और ये स्य बना तत्र वास्य बना। ये शब्द देख लेते हैं इसमें है क्या, तत्र वास्य, ये सही शब्द आ रहा है तत्र वास्य, है ना, क्योंकि यहाँ पे दो संधियां दी हुई है, एक वृद्धि संधि और एक है दीर्घ संधि, तो दोनों का मेल यहाँ पर हो रहा है इस शब्द में, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही।